एडुटेरिया बिहार एसएससी CGL4 ASO प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार एसएससी CGL4 के लिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बिहार एसएससी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ASO के लिए आई हुई है। जो CGL4 के लिए एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, उसके सेट नंबर 2 को आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको पूरी डिटेल में सेट नंबर 1 को कवर कराया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है एडुटेरिया का बिहार एसएससी के लिए, ये 10+2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कि कार्यालय परिचारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो इस सेट को लगाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार एसएससी CGL4 से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बार सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया BSSC CGL4 सेट नंबर 2 है ये, और इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 कवर करा दिया था। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रश्न है। और देखिए, ये जो सेट आया हुआ है बिहार एसएससी CGL4 का एडुटेरिया का, ये CGL के साथ साथ देखिए बिहार एसएससी 10+2 और बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, जो लोग एग्ज़ाम देंगे, वो लोग इस सेट को ध्यानपूर्वक देखिए। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या की थी। तो देखिए, अम्लीय वर्षा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है स्कॉटिश रसायनज्ञ रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1852 में किया था, जब उन्होंने इंग्लैंड के मैनचेस्टर में औद्योगिक प्रदूषण और वर्षा के बीच संबंध स्थापित किया था। उन्होंने इमारतों की ईंटों के टूट फूट और प्रदूषणकारी आसमान से वर्षा के pH स्तर के बीच संबंध देखा था, जिससे उन्होंने इस घटना का वर्णन करने के लिए अम्लीय वर्षा शब्द गढ़ा था। तो आपको ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा के संबंध में सर्वप्रथम किसने व्याख्या किया था, तो ये रॉबर्ट एंगस स्मिथ है। और कब, तो 1852। साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ भी पहला शब्द लग जाता है प्रश्न स्वयं में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, भारत का पहला बायो बैंक जो है ये स्थापित कहाँ पर किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसका उद्देश्य जो है लुप्तप्राय जानवरों के DNA और ऊतक के नमूनों को संरक्षित करना, जिससे भविष्य के संरक्षण और अनुसंधान प्रयासों में सहायता मिल सके। अच्छा, ये तो हो गया भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है, पहला मधुमेह बायो बैंक, तो फ्रेंड्स ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये हैदराबाद में किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत किस वर्ष रामसर संधि में सम्मिलित हुआ था। अच्छा, यहाँ पर बात रामसर संधि की आई हुई है। तो देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु 1971 में 1971 में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से जो है प्रभावी हुए थे, 1975 से। और भारत इसमें जो है आपको ध्यान रखना है फरवरी 1982 में शामिल हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1982 दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में 91 जो है रामसर स्थल हो गए हैं
आपको ध्यान रखना है। आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली खीचन और मेनार जो कि राजस्थान के हैं, खीचन और मेनार, उनको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। झारखंड का पहला रामसर स्थल मिला है उधवा झील। सिक्किम का पहला रामसर स्थल मिला है खेचोपल्ली आर्द्रभूमि। तमिलनाडु में 3 जो है स्थान को रामसर स्थल का दर्जा 2025 में दिया गया है। एक तो थेरथंगल पक्षी अभयारण्य है, एक सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य है, एक आपका नजरैन पक्षी अभयारण्य है। ठीक है ना, तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कराईवेटी, देखिए 2024 में इसको भी रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, इसलिए पूछा गया है। तो ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में मैंने और बताया है, एक तो कराईवेटी अभी हो गया, उसके बाद आप लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन भी याद रखिएगा। उसके बाद मैंने सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य बताया है, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य बताया है, नजरायन पक्षी अभयारण्य बताया है। तो ये सब तमिलनाडु में ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य जो है ये क्या है? तो देखिए डीआरडीओ द्वारा विकसित जो लक्ष्य है ये क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, चालक रहित विमान। अच्छा, बात यहाँ पर डीआरडीओ की आई हुई है, तो देखिए हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये सभी के लिए ये सेट इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी 10+2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अटला टड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? अटला टड्डी, तो फ्रेंड्स ये कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, आंध्र प्रदेश का जो आपको नृत्य है याद होगा, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने देश की युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू किया था? भारत सरकार ने जो है देश की युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय युवा नीति, ठीक है ना, NYP इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय युवा नीति जो है ये कब शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया था आपका कब? तो 21 फरवरी 2014 को, 21 फरवरी 2014 को, ध्यान रखिएगा 21 फरवरी 2014 को। और युवाओं के सशक्तिकरण और विकास को बढ़ावा देने पर यह केंद्रित है, और यह नीति 2003 के पूर्व नीति की जगह लेती है, और शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, स्वास्थ्य, सामाजिक मूल्यों जैसे 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर यह केंद्रित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क भारत में खाली स्थान दिया गया है, मतलब किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था? बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये 2016 में लागू किया गया था, 2016 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए पूरा सेट लगाइए, और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए भारत में निम्नलिखित में कौन दूरसंचार क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है? बताइए, दूरसंचार क्षेत्र के लिए। तो दूरसंचार क्षेत्र के लिए जो नियामक निकाय है वो आपका TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ठीक है ना फ्रेंड्स, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, 1997 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब यहाँ पर देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से तो इनमें से सभी को सम्मानित किया गया है, बट यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए देखिए रघुवीर चौधरी की बात करते हैं तो ये खास करके गुजराती के हैं। उसके बाद देखिए प्रतिभा राय की बात करते हैं तो ये उड़िया की हैं। अमिताभ घोष अंग्रेजी के हैं, और कृष्णा सोबती को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है? सरोद वादक इनमें से देखिए अली अकबर खां है, अलाउद्दीन खां है, अमजद अली खान है। अल्लाह रखा खान नहीं है। देखिए अल्लाह रखा खान का संबंध जो है तबला से है, ये तबला वादक है। ठीक है, चलिए देखिए सैंटियागो राजधानी है कहाँ की? तो सैंटियागो राजधानी कहाँ की है? तो फ्रेंड्स ये चिली की है। अच्छा, फिजी की राजधानी जो है ये सुआ है।
ठीक है, सुआ है। उसके बाद इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया की राजधानी जो है ये अदिस अबाबा है। इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है? अदिस अबाबा है, ठीक है, इथोपिया की राजधानी। और अर्मेनिया की राजधानी जो है ये आपका कहाँ पर है? तो एरेवान है, अर्मेनिया की राजधानी। तो ये सब भी आप ध्यान रख सकते हैं, फिजी, सुआ, इथोपिया, अदिस अबाबा, अर्मेनिया, एरेवान और चिली की राजधानी सैंटियागो, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुनना है। चलिए सुमेलित करते हैं। तो देखिए, शुंग की बात करते हैं, एक तरफ राजवंश, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। तो शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना किया था। मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त को मतलब अपदस्थ करके, एक तरह से कही इसकी हत्या करके, ठीक है ना, बृहदत्त की हत्या करके। सातवाहन की प्रतिष्ठान हुआ करती थी। कदम्ब की बात करें तो ये आपका बनवासी हो जाएगा और चंदेल का महोबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग मिला सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अशोक का रोमिनदेई स्तंभ संबंधित है। अशोक का रोमिनदेई स्तंभ संबंधित है। देखिए, अशोक का रोमिनदेई स्तंभ की अगर बात करते हैं तो यह स्तंभ नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है और ये खास करके बौद्ध के जन्म से संबंधित है, क्योंकि जन्म जो हुआ था इनका लुम्बिनी में ही हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर बुद्ध के जन्म से हो जाएगा। और देखिए, अशोक का रोमिनदेई स्तंभ गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में स्थापित एक शिलालेख है, जो अशोक के अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा का उल्लेख करता है। और इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने भगवान बुद्ध के सम्मान में लुम्बिनी को कर मुक्त किया था, टैक्स फ्री कर दिया था, ठीक है ना। और वहाँ लगने वाले कर को घटा करके फसल का 1/8वां हिस्सा कर दिया था। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा, तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। देखिए, जैन के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। तो क्या ये वर्धमान महावीर को दर्शाती है? नहीं। आपने पढ़ा होगा कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जो है ये भगवान बाहुबली को समर्पित है। और भगवान बाहुबली जो है माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ये ऋषभनाथ जो थे, आदिनाथ, इनके ये पुत्र थे, ठीक है ना। तो यहीं आपका गलत हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, और होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था? अच्छा, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है ये आपका हुआ था कब? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका, शुरू किया था गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को। और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो तीसरे सत्याग्रही तक का नाम याद रखिएगा। बिहार में अगर हम बात करें व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। साथ साथ ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप जाकर के सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर सक्सेस केंद्रा क्विज, सक्सेस केंद्रा क्विज आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली है ये आपका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था 1919 वाला, इसी के अंतर्गत लागू किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? भक्ति संगीत जो है ये ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। ये सूफी संत कौन है, किन की मान्यता थी? तो फ्रेंड्स, ये मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता थी। आपने पढ़ा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। और इससे अजमेर शरीफ दरगाह या ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? बताइएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का अगुवाई किसने किया था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। उन्होंने उत्तर बिहार, विशेष रूप से दरभंगा क्षेत्र में जमींदारों द्वारा किए गए उत्पीड़न के खिलाफ किसानों को संगठित किया था और किराएदारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। तो यहाँ पर स्वामी विद्यानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे। ये बुक है और ये बुक जो है बिहार में लगातार आजकल पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण की एक बुक है जो पूछा जाता है प्रिजन डायरी, याद रखिएगा। प्रिजन डायरी किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण की है। चलिए उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बताइए। सबसे बड़ी इसमें से संसदीय समिति, तो फ्रेंड्स इसमें से प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में आपको याद रखना है। और सारे के सारे सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपका अधिकतम और न्यूनतम ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं, बहुमत दल का शासन है, दोहरी कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, शक्तियों का पृथक्करण जो है नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स ये 1 माह। उसके बाद चलिएगा कि दिए गए विकल्पों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, दिए गए विकल्पों में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो इसमें से आपका हो जाएगा कैबिनेट सचिव का। बाकी महान न्यायाधीश अटॉर्नी जनरल का किया जाता है, प्रधानमंत्री का किया जाता है, और जो संघ वाले प्रदेश हैं, मतलब जैसे कि आपसे केंद्र शासित प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि दिल्ली में हैं, वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बट कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो किया जाता है ये आपका ACC जो है, ACC अंग्रेजी में इसको अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट बोला जाता है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति। इसका हिंदी में नाम है कैबिनेट की नियुक्ति समिति और अंग्रेजी में बोला जाता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, और यह समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, जो देश में सर्वोच्च नौकरशाही पद है। ठीक है ना, कैबिनेट सचिव, तो ध्यान रखिएगा ये नियुक्ति करती है ACC। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में शामिल होते हैं। अच्छा, राज्य विधान परिषद की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 171 है, इसके तहत किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम सदस्य नहीं होंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, राज्यसभा के समान विधान परिषद एक सतत सदन है। ठीक है, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है, आपको पता है, जिसका विघटन नहीं होगा। और विधान परिषद के एक सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। अगर बात करते हैं तो देखिए निर्वाचन पद्धति में होता है 1/3 MLC राज्य के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे कि नगर पालिका और जिला बोर्डों द्वारा चुने जाते हैं। उसके बाद 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष के अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं तथा 1/12 सदस्य को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। ठीक है, शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिनमें साहित्य ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षक हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संबंधी भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित किसी विवाद को किसके समक्ष पेश किया जाता है, तो ये आप जानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अरल सागर निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो अरल सागर जो है ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है।
उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए बेल्ट अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा डाउन्स यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में दिया ही गया है। केंटबरी ये फिनलैंड में नहीं है, केंटबरी न्यूजीलैंड में है, तो यहीं आपका गलत दिया गया। बाकी पुस्ताज हंगरी में है। पटाना घास का मैदान, एक पटाना घास का मैदान है, ये श्रीलंका में है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा पंपास कहाँ पर है? पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है। और कंपास कहाँ पर है? कंपास ब्राज़ील में है, ठीक है। लानोज कहाँ पर है? लानोज तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला में है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है। उनमें से कौन सी जनजाति जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो ऑब्वियसली एस्किमो हो जाएगा। और मसाई, आपको पता है कि मसाई जो है ये पूर्वी अफ्रीका के केनिया और उत्तरी तंजानिया में निवास करती है। बुशमैन जो है, बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और माया जनजाति जान लीजिए आप लोग, ये मैक्सिको, ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर में निवास करती है, ठीक है। देखिए विश्व का कहवा पतन कहलाता है, तो आसान क्वेश्चन है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह, इसको विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? देखिए माउंट ब्लैक जो है ना ये आल्प्स पर्वत की है, आल्प्स पर्वत। और माउंट ब्लैक जो है ये फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड में जो स्थित आल्प्स पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो इन 3 देशों के बीच सीमा पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका भारतीय सेना ने। उसके बाद देखिए बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया? अच्छा बिमस्टेक की हम बात कर ले, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बिमस्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है ये सबसे पहले पूछा जा सकता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रिपीट कर देता हूँ एक बार, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 1997 में हुई थी। अच्छा इसमें सदस्य देश की अगर संख्या पूछ लेगा ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से बिमस्टेक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें वर्ड काउंट कर लीजिए, लेटर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 देश इसमें मेंबर है। बट उनके नाम यहाँ पर नहीं बैठता है, ये वर्ड से आप, लेटर से मतलब आप सिर्फ सदस्यों की संख्या काउंट कर सकते हैं। अब देखिए 7 सदस्य उंगली पर काउंट करिए। अपना प्यारा भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अच्छा हेडक्वार्टर इसका ढाका में पड़ता है, बांग्लादेश का। तो यहाँ पर पूछा गया थाईलैंड में इसका आयोजन हुआ था 2025 में। उसके बाद देखिए हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इस आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो देखिए बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की मंजूरी दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और देखिए इस आयोग में अगर हम बात करते हैं तो एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 5 जो होंगे इसमें सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष सहित, तो एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष हो गया और 5 मेंबर हो गए, यानी कि 7 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का स्थान क्या है? अब देखिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ना ये साल में 2 बार आता है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि भारत का स्थान इसमें 85वां है, ठीक है ना, जुलाई से पहले। बट जुलाई में जब आ गया है तो इसमें रैंकिंग 77 हो गया है भारत का, ठीक है। पहले स्थान पर सिंगापुर है। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने यूनेस्को से पुनः बाहर निकलने का फैसला किया है? देखिए यूनेस्को से और WHO से, यूनेस्को, WHO और पेरिस समझौता, इन सब से बाहर निकलने का फैसला किया है अमेरिका ने अभी हाल ही में, ठीक है ना। तो यूनेस्को, WHO, पेरिस समझौता, तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में किस भाषा की लेखिका बानो मुश्ताक ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये दूसरी बन गई हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि ये आपका कन्नड़ भाषा की हैं। हार्ट लैम्प पुस्तक का नाम है, हार्ट लैम्प, और जिसका अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है, दीपा भस्ती ने किया है, ठीक है, दीपा भस्ती ने। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही के दिनों में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर MR श्रीनिवासन, इनका निधन हुआ है 2025 में, वही पूछा जा रहा है। तो ये परमाणु वैज्ञानिक हैं। चलिए उसके बाद देखिए दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र की स्थापना किस देश में की गई है? पहला है, मैंने बताया कि जहां पहला शब्द लग जाता है प्रश्न स्वयं में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहला वाणिज्यिक ई-मेथनॉल संयंत्र की स्थापना डेनमार्क में किया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, यानी कि BR गवई शॉर्ट में बोला जाता है, BR गवई ने जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर विराजमान होने वाले
कौन से क्रम के ये न्यायाधीश हैं? तो ये आपके 52वां बने हैं। अच्छा, पहला अगर पूछा जाएगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन है तो एच.जे. कानिया का नाम आप याद रखिएगा। एच.जे. कानिया ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जनता की कहानी के लेखक कौन है? तो जनता की कहानी पुस्तक को लिखा है बंडारू दत्तात्रेय ने। उसके बाद देखिए म्यांमार में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की राहत हेतु भारत सरकार द्वारा जो है किस ऑपरेशन की शुरुआत किया गया था? तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे के लिए राहत पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया? अच्छा, पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया था। तीसरा अमिताभ बच्चन को दिया गया था और चौथा दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को 2025 में। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख किसे बनाया गया है? भारतीय सेना का नया उप प्रमुख, तो नया उप प्रमुख जो बने हैं सेना प्रमुख, उनका नाम है क्या? तो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, आप लोग कमेंट करिए कि वर्तमान में भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक मत्स्य उत्पादन में यानी कि मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए पहला स्थान पर तो चीन आ गया, भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, चलिए हाल ही में देखिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी का निधन हुआ है। वहीं पूछा गया है कि इन्होंने कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो देखिए बेशक ये जो है शपथ लिए हैं 3 बार। देखिए ठीक है ना, पहली बार ये मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 2005 में बने थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2005 में बने थे और मात्र 11 दिन इनका कार्यकाल रहा था। तो ये आपका 3 बार बने हैं और पहली बार ये 2005 में बने थे। देखिए मैं जो कुछ भी बताऊंगा ना वो आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, मैं पूरा डिटेल में प्रयास करता हूँ। देखिए कांच के प्रिज्म से होकर के गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का घटक का विचलन सबसे अधिक होता है? अब देखिए प्रिज्म से जब प्रकाश निकलता है तो आपको पता है कि लाल रंग का तरंग दर सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम। देखिए जिसका तरंग दर ज़्यादा होगा उसका विचलन कम होगा और जिसका तरंग दर कम होगा यानी कि बैगनी का तरंग दर कम है तो उसका विचलन ज़्यादा होगा, तो विचलन बैगनी का होगा। सबसे कम पूछता सबसे जो है किस रंग का घटक का विचलन न्यूनतम होगा तो न्यूनतम लाल का होता है। भौतिकी की कौन सा शाखा विरामावस्था में द्रव्यों के गुणों से संबंधित है? विरामावस्था में द्रव्यों के गुणों से, तो ये हाइड्रोस्टैटिक है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ते हैं ना उसी प्रकार से ये हाइड्रोस्टैटिक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? देखिए प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, क्या कथन सत्य? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए चालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ये गलत है। प्रतिरोध के SI मात्रक ओम होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का तो आपको पता है कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज ये आपके पानी से संबंधित है, आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर पनडुब्बी हो जाएगा। देखिए ठोस से गैसीय माध्यम में, अब देखिए समझने वाली बात है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है कि ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, तो यानी कि ठोस से जब गैस में आएगा तो इसका बहुत घट जाएगा मान, तो यहाँ पर घटता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली स्थान दिया गया का जड़त्व उससे लंबी छलांग लेने में मदद करे। बताइए कौन सा जड़त्व? गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, आराम का जड़त्व, आकार का जड़त्व। तो देखिए जब वो दौड़ रहा है ना तो यानी कि गति का जड़त्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन सा है? तो सबसे अगर समान समस्थानिक की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए सहसंयोजक बंधन के 2 परमाणुओं के बीच बंधों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है ना, तो इसमें अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो अधिकतम यहाँ पर आपका 3 हो सकता है। उसके बाद देखिए धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा आपका सही दिया गया? बताइए, ऐसा ही नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सामान्यतः धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये कथन आपका गलत दिया गया है। तो पूछा गया सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, बाकी ये सब सही दिया गया है। धातुओं को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है
धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, बिल्कुल सही है। और धातुएं बंध निर्माण के दौरान धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है। उसके बाद देखिएगा कि जब किसी अम्ल की किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाया जाता है तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको उदासीनीकरण, ठीक है ना, या उदासीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, नहीं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातुओं के होते हैं आपके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। तो यहाँ पर उल्टा दे दिया गया है। तो कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन बी असत्य है। ठीक है, ये वाला सही दिया गया, ये भी वाला सही है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो ये टमाटर हो जाएगा। ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध यानी कि डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों बना सकता है? तो बेशक ये ऑक्सीजन है ना, ऑप्शन बी। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है? तो ये माना जाता है निर्जलन अभिकर्मक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बालों का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ है? अच्छा, हमारे जो नाखून हैं, बाल हैं, या फिर जानवरों के सींग वगैरह होते हैं, ये केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो पौधे में स्टार्च हो जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? बताइए। तो ये ऑक्सीजन के रूप में होता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा बिहार के एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? सेप्रोट्रोफ का मतलब होता है मृतजीवी। क्या होता है? मृतजीवी होता है। ठीक है ना, मृतजीवी। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कवक होते हैं मृतजीवी। तो यहाँ पर कुकुरमुत्ता क्या है? एक तरह का जो है कवक ही तो है जो मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गाजर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। बिल्कुल सही है। गाजर खाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? तो गाजर खाइएगा तो आपको आँख ठीक रहेगा। ठीक है ना, रतौंधी नहीं होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्वचा रंजकता के विकास को प्रभावित करता है? त्वचा रंजकता, तो ये आपका है कौन सा? विटिलिगो, जिसको कि सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और देखिए सिकल सेल एनीमिया अनुवांशिक उत्परिवर्तन या जीन में बदलाव के कारण होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिएगा कि किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो लिंग निर्धारण जो होता है फ्रेंड्स, वो आपका शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, 71 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? प्रजनन के लिए बीजाणु का उपयोग, तो ये कवक जो होते हैं फंफूद, कुछ काई हैं, कवक फंफूद, काई, फर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्न दिया गया है, और कुछ शैवाल और जीवाणु प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने देख सकते हैं फर्न दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रस्तुत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीव पर लागू नहीं होता है? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था, आपने पढ़ा भी होगा, और ये वायरस पर लागू नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? कम विषाक्त, तो ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? यूरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई थी? अच्छा, एक प्रश्न आपको याद होगा कि 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। बट यहाँ पर स्वतंत्रता के पश्चात निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर बताइएगा। देखिए नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था? डेट सहित आपको याद रखना है कब किया गया था। तो देखिए ये जो है ना शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लिया है, और पूर्व इसरो के प्रमुख है कस्तूरी रंगन, इन्हीं की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर यह आधारित है। और ये आपका 29 जुलाई 2020 ईस्वी को ये आपका घोषित किया गया था। अपना स्कोर बता दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। देखिए 76 से लेकर के 150 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न